नमस्कार, मैं गुनगुन गुप्ता आसिफ एकेडमी के खास कार्यक्रम द गोल्डन आवर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं और आसिफ भाई आप सभी को हजारीबाग के जानी मानी हस्तियों से रूबरू करवाएंगे। और इसी कड़ी में आज मैं जिस शख्सियत से आप सभी को रूबरू करवाने जा रही हूँ वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है और मुझे आप सभी को ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं और अभी भी अपने जीवन के इस पथ पर अग्रसर है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय कवि संगम हजारीबाग की अध्यक्ष है और महिला काव्य मंच झारखंड प्रदेश की अध्यक्ष है। आइए मिलते हैं उस शख्स से जो है मोना बग्गा दिशा जी। धन्यवाद गुनगुन जी, आपका बहुत बहुत। और सबसे पहले मैं आसिफ एकेडमी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूं जिन्होंने ये सफल कार्यक्रम शुरू किया और हजारीबाग की शख्सियत को सामने लाने का प्रयास किया। शुक्रिया मैम। तो चलिए अब हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और आपके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जानना चाहूँगी। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से की? मेरा जन्म हजारीबाग में ही हुआ, मिशन हॉस्पिटल में, और मैं यहीं की बेटी हूँ और यहीं की बहू बनी। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा कार्मल स्कूल से हुई है और मैंने वुमेंस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। आप अपने शौक़ के बारे में कुछ बताएं। शौक़, मुझे पेंटिंग करना, घूमना, लिखना ये बहुत पसंद है और लोगों के पास जाना, उनकी बातों को सुनना और उनके साथ घुल मिल जाना ये मेरे स्वभाव में शामिल है। जैसा हम जानते हैं कि आपने साहित्यिक क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। आपने साहित्य के ही क्षेत्र को क्यों चुना? साहित्य का क्षेत्र कभी ऐसा चुनने के लिए नहीं सोचा था और ना ही मैंने बहुत ज़्यादा कोई ऐसी उपलब्धियां की हैं। मुझे लगता है कि अभी बहुत सीखना बाकी है और सफ़र जारी है। तो मैंने लिखना शुरू किया था जब, तो मुझे पता नहीं था मैं क्या लिख रही हूँ। तो मैंने कहानियों से अपनी शुरुआत की थी और जब मैं कक्षा 8 में पढ़ती थी तब मैंने अपने जीवन की पहली कहानी लिखी थी और मेरी 51 कहानियाँ लिखी हुई हैं जिसको मैंने अभी नहीं प्रेषित करा है किताबों में। और उसके बाद परिवार में उलझ गई और बहुत समय बाद फिर कुछ लिखा मैंने। और जब मैंने लिखा तो मुझे ही समझ नहीं आ रहा था मैंने क्या लिखा, और जब पता चला तो मुझे महसूस हुआ कि मैंने कविता लिखना शुरू कर दिया है और तब से मेरा फिर सफ़र शुरू हुआ। आपने अपने सफ़र की शुरुआत कब और कैसे की और आप अपने नाम के साथ दिशा लिखती हैं, इस पे कुछ प्रकाश डालें। सफ़र की शुरुआत तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि मैंने कक्षा 8 से अपना लिखना शुरू किया और बहुत जो लिखते हैं या जिनमें ईश्वर ने ये गुण दिए होते हैं वो अचानक ही शुरू होता है जीवन का सफ़र। कुछ कहा नहीं जा सकता आप कब और कैसे शुरू करते हैं और उम्र के किस पड़ाव में शुरू करते हैं ये भी नहीं कहा जा सकता। तो मैंने जब शुरू किया तो मैं ऐसे ही अपनी खिड़की के समीप बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही थी और मैंने तारों पे एक पतंग को उलझा हुआ देखा था और उस उलझन में फंसी हुई पतंग को रोज़ टूटते फटते और मुरझाते हुए जब देख रही थी तो मेरी पहली कहानी उस पर लिखी गई थी मेरी। और मैंने बस यहीं से अपनी शुरुआत की और जहाँ तक मेरे नाम के साथ दिशा का अर्थ है तो वो मेरी माँ का नाम है। मेरी माँ का निक नेम दिशा था और मैं अपनी माँ के आशीर्वाद के साथ लिखती हूँ। मैंने देखा कि मेरी माँ के जाने के बाद मेरे में बहुत बदलाव आए। एक बार तो माँ जन्म में गढ़ती है अपनी औलाद को और मेरी माँ ने मुझे अपने जाने के बाद अपने आशीष से मुझे गढ़ा। तो
माँ का आशीर्वाद हमेशा साथ रहे, इसलिए मैं उनका नाम अपने साथ जोड़कर, उनका आशीर्वाद जोड़कर लिखती हूँ। आप अपनी सफलताओं का श्रेय किसे देना चाहेंगी? जाहिर है मेरी सफलताओं का श्रेय मेरे पिता को जाता है, क्योंकि मेरे पिता बहुत व्यवहारिक इंसान थे और उन्होंने कभी मुझे किताबी ज्ञान ही पढ़ने को नहीं प्रेरित किया। उन्होंने मुझे व्यवहार के साथ ज्ञान की प्राप्ति करवाई, छोटे छोटे उदाहरणों से मुझे जीवन में जीना सिखाया। और उन्होंने जब मैंने कभी कुछ पढ़ने की इच्छा की तो उन्होंने हमेशा अच्छी किताबों से मेरा परिचय कराया। उन्होंने मुझे पहला उपन्यास प्रेमचंद का और शिवानी का ला के दिया और तब से मेरी पढ़ने की शुरुआत शुरू हुई और मेरे अंदर लेखन कहीं ना कहीं उसी समय उस बीज को उन्होंने डाला जो आज पौधे के रूप में मेरे जीवन के साथ साथ है। जीवन में तो कई उतार चढ़ाव आते हैं, तो आपके साहित्यिक क्षेत्र में भी कई उतार चढ़ाव आए होंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, साहित्यिक क्षेत्र में भी बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं कहानियाँ लिखती थी और उसके बाद मेरी शादी हो गई बहुत जल्द और शादी के बाद घर की जिम्मेवारियों में मैंने लिखना छोड़ दिया। फिर मैं सिर्फ कुछ ऐसे रोज़मर्रा की कुछ बातें, कुछ अच्छे बुरे ख्यालात लिख लिया करती थी अपनी डायरी में और लेखन से मेरा नाता बिल्कुल टूट गया था उस समय। सिर्फ डायरी में हल्का फुल्का कुछ लिख लिया, दिन भर की अपनी बातें हो गई और काफ़ी लंबा समय बीत गया और मैं परिवार में अपने बच्चों में व्यस्त हो गई और धीरे धीरे भूल गई कि मैं लिखती भी थी या मुझे कुछ पसंद था, ऐसा कुछ। और अचानक से फिर ज़िंदगी में नया मोड़ आया और मेरा लिखना शुरू हुआ। तो इस उतार चढ़ाव में काफ़ी बीच में साहित्य छूट गया था मुझसे, या यूँ कहिए कि मैं जो लिखती थी वो मेरा लेखन छूट गया था और फिर अचानक मैंने इसकी शुरुआत की। मैम, आप क्या अपनी कुछ रचनाएं हमें सुनाना चाहेंगी? हाँ, ज़रूर सुनाऊंगी मैं अपनी रचना आप सबको। और जैसा कि मैं स्त्री को बहुत पढ़ती हूँ और स्त्री को बहुत लिखना चाहती हूँ, तो स्त्री पर लिखी हुई, उसकी ताकत पे लिखी हुई एक मेरी कविता है। मैं वो आप सबके समक्ष कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ उसकी। तो कितनी नाजुक हो तुम, कितनी नाजुक हो तुम, कितनी मूल्यवान हो तुम। हंसती हो तो फूल खिलते, रोती हो तो प्रलय आ जाते। बहुत स्वाभिमानी हो तुम, मृदुल सौम्य और मधुर हो तुम। दया से ममता से ओत प्रोत हो तुम। हर बोझ उठाने की हिम्मत तुझ में, संयम रख जीवन बिताने की शक्ति तुझ में। लोकलाज का दर्पण हो तुम, पीढ़ियों का तर्पण हो तुम। सागर की गहराई से गहरी देवियों का रूप हो तुम। लाद पीठ पर जिम्मेदारियों को, लाद पीठ पर जिम्मेदारियों को डोर बांध प्रेम की तुम। चढ़ जाती हो पर्वत पर भी, हे रे स्त्री, हे रे स्त्री, ईश्वर की सबसे खूबसूरत कृति। कितनी भोली हो तुम, कितनी सरल हो तुम। वरदान है मिला तुम्हें, नियंत्रण कर हर क्षेत्र। सब जहान हो तुम, सारी धरती, सारा आकाश, सारा ब्रह्मांड हो तुम, सारा ब्रह्मांड हो तुम। मैम, आप हमेशा स्त्री के ऊपर ही लिखती हैं या उसके अलावा भी आप कुछ लिखना चाहती हैं? स्त्री मेरा मुख्य विषय है, क्योंकि मैं पता नहीं क्यों उससे बहुत ज़्यादा जुड़ पाती हूँ, महसूस कर पाती हूँ, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। जब भी हम किसी क्षेत्र में जाते हैं, हमें पारिवारिक सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है। आपके परिवार का सहयोग कैसा रहा? परिवार का सहयोग मिलना बहुत सौभाग्य की बात होती है और बहुत खुश नसीब होती हैं वो महिलाएं
जिन्हें अपने परिवार का, अपने बच्चों का सहयोग मिलता है। और मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे इसमें पूरा सहयोग मेरे बच्चों का, मेरे पति का मुझे मिला। बेशक आप कहती हैं कि ये सफ़र की शुरुआत है। आगे आपके जीवन के सफ़र में साहित्य के क्षेत्र में क्या योजनाएं हैं, इस पे आप प्रकाश डालें। जीवन यूं ही चलता रहेगा और मैं हमेशा कहती रहूँगी जब तक मैं जीवित हूँ और लिखती रहूँगी तब तक कि ये मेरे जीवन की शुरुआत है, क्योंकि सीखना कभी ख़त्म नहीं होता और मेरा लिखना कभी पूर्ण शायद नहीं होगा। और साहित्यिक योजनाएं बस इतनी है कि मैं कुछ ऐसा लिखूं, मैं कुछ ऐसा समाज में संदेश देकर जाऊं जो पीढ़ियां पढ़ें तो याद करें। मैम, जैसा हम जानते हैं कि आज की जो दुनिया है वो इंटरनेट की दुनिया है। हमें सारी जानकारियाँ क्षण भर में मिल जाती हैं, लेकिन आज की युवाओं में बहुत भटकाव है, ठहराव नहीं है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ गुनगुन, ये सवाल तो आपने बहुत ही अच्छा उठाया और बहुत ज़रूरी सवाल है ये। आज के बच्चों को बहुत सुविधा है, सोशल मीडिया है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, और जो पहले लोग लिखते थे उनको इतना प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। लेकिन आज के बच्चे अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व करने से ज़्यादा भटक जाते हैं। उनको लगता है कि जो लिखते हैं उनको लगता है कि हम लिख रहे हैं लेकिन हम बहुत जल्दी सब कुछ पा लें, तो संघर्षों से ही आगे बढ़ा जाता है और इतनी जल्दी सब कुछ नहीं मिल जाता। मोना मैम, आज आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा। आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मुझे भी आप लोगों के साथ जुड़ के बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ कि मैं आप लोगों से ऐसे ही बहुत परिचित हूँ और बातें कर रही हूँ। और मैं संदेश देना यही चाहूँगी कि जो भी बच्चे लिखते हैं या लिखना चाहते हैं वो खूब पढ़ें पहले, और पढ़ने के साथ साथ अपने भावों को लिखें और डरे कभी नहीं कि उन्होंने क्या लिखा है और मैं किसी से छिपाऊं, लिखूं नहीं, डायरी में बंद कर करके रखूं नहीं। उसे आप बाहर करें और सीखें। बहुत पढ़ना बहुत ज़रूरी है। शब्दकोश में अच्छे शब्दों का संकलन करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अच्छे शब्दों का एक अपना कोश बना लेते हैं तो जब आप लिखने बैठते हैं तो आप बहुत अच्छी कविता का निर्माण करते हैं। तो लिखना बहुत ज़रूरी, पढ़ना बहुत ज़रूरी। और आज एक और बात कहना चाहूँगी कि किसी की कविताओं को देखकर कॉपी करना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी कविताएं लिखें, स्वयं रचित होनी चाहिए। और भाव कभी आप चोरी नहीं कर सकते, भाव आपके अपने होते हैं। शब्द आप कहीं भी किसी से भी ले सकते हैं। कोई शब्द आपको मिल जाए उसमें आप कविता बना सकते हैं। और बेहतर यही कहूँगी कि कलम को ताकत बनाएं। कलम अगर आपके हाथ में माँ सरस्वती ने आशीर्वाद दिया है तो उसकी ताकत को समझें और उसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। कभी डरे नहीं कुछ लिखने से। अगर आपके मन में आता है तो कलम आपकी शक्ति है, आप उससे लोगों को जागरूक करें, समाज में एक नई चेतना और नया प्रकाश लाएं, सामाजिक कुरीतियों पर लिखें और बेहतर लिखें। और बहुत शुभकामनाएं दूंगी उनको। और मैं इस क्षेत्र में हमेशा अग्रसर रहूंगी, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर करने का हमेशा प्रयास करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि महिलाओं को आगे लाऊं, लड़कियों को आगे लाऊं। हमारी बेटियाँ बहुत लिखें और अच्छी अच्छी बातें लिखें, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखें जो समाज को एक नया दर्पण, नया आईना दिखाएं। यही संदेश देना चाहूँगी मैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गुनगुन। तुमसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई कि तुम इतनी अच्छी एंकरिंग कर रही हो, मेरे साथ बात कर रही हो। और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी अपनी बहुत यादों को तुम संग बांट सकी और एक नए सफ़र के साथ फिर से शुरुआत करने की कहानी फिर से आज दोहरा पाई तुम्हारे साथ। बहुत खुशी हुई। और आसिफ भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और बहुत शुभकामनाएं और बधाई दूंगी उनको। ये उनका जो सफल प्रयास हो रहा है उनके इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो हज़ारीबाग के लोगों को
एक दूसरे से रूबरू कराने का उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो नाम पर्दे के पीछे हैं वो पर्दे के आगे आएँ और उनकी काबिलियत, उनकी अहमियत लोग जानें। और एक पहचान, अपना शहर जब पहचानता है आपको तो आपके लिए बहुत गर्व की बात होती है। तो आपकी पहचान बने और आपके गुण, आपकी कहानी एक नए सफ़र और एक नया आयाम तय करे। तो इसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ और तुम्हें बहुत ढेर सारा स्नेह और आशीष देती हूँ कि तुम इस कार्यक्रम को और इसी तरह बड़े प्यार से और सबसे बातचीत करते हुए इस राह पे जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।